एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम जो इंडियन पॉलिटी है बुक बाय एम लक्ष्मीकांत उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कवर किए थे लास्ट पार्ट में। अब हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे पहले याद रखना चाहिए हम लोगों को कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? बिल्स ऑफ राइट्स से, जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में है। मतलब क्या हुआ इसका? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारे भारत का संविधान बन रहा था, तो ऐसा किया गया था कि अलग अलग देशों में गए थे हम, और वहाँ से हमने देखा था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा पार्ट हम अपने संविधान में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो उसमें बहुत सारे लॉज थे जिनका नाम क्या था? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो हमने उन राइट्स को देखा और उनसे इंस्पायर होके हमने कुछ लॉज बनाए, कुछ कानून बनाए, जिनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्पेशल राइट्स हैं, मतलब थोड़े अलग से स्पेशल राइट्स जो हैं, मतलब बाकी सारे लॉ से थोड़े अलग राइट्स हैं। ठीक है, और इनको जनरली हम क्या कहते हैं? बेसिक राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्डिनरी लॉ अवेलेबल इन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये तो हमने पढ़ लिया। ऑर्डिनरी लॉज आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स बाय इनफोर्स। ठीक है, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब होता है? जो अपने लोकल लॉज हैं, जो जनरली हमारे लॉज हैं, जैसे कि कुछ भी छोटा मोटा लॉ मान लो। ठीक है, जैसे कि अभी आया है कि आप बहुत ज़्यादा रात तक लाउड स्पीकर नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है और इनको इन्फोर्स किया जाता है, मतलब इनको ज़बरदस्ती नहीं इसको करना है। अगर कोई उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उसको इन्फोर्स करके कि नहीं तुम मत करो, ऐसा कह सकते हैं। पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? गारंटी किए गए हैं कि ऐसा तो 100% ही होगा। जैसे लाउड स्पीकर का यूज़ है ना, तो कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता। कहीं उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई है, कहीं 11 बजे कर दी गई है, कहीं कहीं सिर्फ 10 बजे तक अलाउड है। ऐसे वेरी कर सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब जगह के लिए क्या है? इक्वल राइट्स हैं, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डिनरी, अब ये जो पॉइंट्स है ये क्या कहता है कि जो ऑर्डिनरी लॉ है, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है, उसको तुम चेंज कर सकते हो। जो लेजिस्लेचर बैठता है वो नॉर्मल लॉज को ला सकता है। लेकिन फंडामेंटल अगर लॉज हमको चेंज करने हैं तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इससे क्या समझ में आता है कि देखो अभी बहुत सारे लॉज जो हैं वो बहुत बाद में इन्फोर्समेंट में आए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन धीरे धीरे उसमें और नए नए लॉ लाए गए और नए नए कानून लाए गए और दूसरे कानूनों को हटाया गया, ऐसे कानून किया गया। ठीक है, तो जो नॉर्मल लॉज होते हैं, जो लोकल कानून होते हैं, उनको बदला जा सकता है और उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 4 पार्ट का है। ठीक है, तो वो 4 पार्ट का ही रहेगा, चाहे तुम कानून चेंज करो चाहे ना करो। उसको कैसे लाया जाता है? जैसे 19A, एक 19 आर्टिकल था हमारे पास, हमने उसके सब सेक्शन बना दिए। 19A ये कानून हमने इंक्लूड कर दिया, 19B दूसरा कानून हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, लेकिन उससे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे ओवरऑल में चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स चेंज करते हैं तो हम उसको 19A 19B करके इंक्लूड नहीं करते, हमको वो अलग से पूरा लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है, अलग से चेंज करना पड़ता है, तो हमारा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जुडिशरी हैव द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ एनी गवर्नमेंट एक्शन वायलेटेड इट। अगर कोई कभी ऐसा हो कि कोई गवर्नमेंट जो है वो इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चले जाए, मतलब किसी भी स्टेट जो है वहाँ की गवर्नमेंट कहे कि नहीं ये वाला लॉ भले फंडामेंटल राइट्स हैं बट हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, तो कौन है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा? जुडिशरी सिस्टम, जो कोर्ट है, जो लॉ है, उसमें तुम जाके, जैसे मान लो कि एक स्टेट है ए, उसने बोला कि ये भले फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन यू वांट। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है कि तुम कोई भी धर्म अपना सकते हो। पर किसी स्टेट ने कह दिया नहीं, हम अपने स्टेट में ये लॉ नहीं मानेंगे। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम धर्म ही है जो हमारे स्टेट में चलेगा, मान लो उसने ये बोल दिया, तो क्या होगा? कोई भी आम आदमी स्टेट जो अपना हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि इसने ऐसा कहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इसमें बदलाव लाए। ठीक है,
अब एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है नेचर में, ठीक है, सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसमें। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है, उनको किसी हद तक, उनको एक हद तक क्या किया जाता है, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं जा सकती हूँ अगर तुमने जो बोला है वो मेरी डिग्निटी या फिर मेरी किसी भावनाओं को हर्ट कर रही है, तो मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है टू गो अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फंडामेंटल राइट है कि तुम कुछ भी बोलो तो तुम कुछ भी बोल सकते हो। अगर मेरे पास कोई रीजनेबल स्टेटमेंट है कि तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर लोग फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ पढ़ो, फर्दर मोर द preamble of our constitution speak of ensuring all its citizen equality, liberty, justice, fundamental rights, put some of the promises into effects। जो अपना preamble है, हम लोगों ने preamble पढ़ा था, preamble में कुछ कुछ बातें कही गई थी कि हमारा preamble हमको इक्वालिटी देता है, हमारा preamble हमको सोवरेंटी की बात करता है ना। तो ये सब जो चीज़ें preamble में कही गई थी उसको फोर्स में लाने की चीज़ कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स। हमने कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा था, preamble क्या होता है, preamble जस्ट एक इंडेक्स होता है, वो तुमको बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ होगी। वो ये नहीं कहता कि ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि इक्वालिटी दे रहा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी दे रहा है, पर अगर इक्वालिटी नहीं दिया तो क्या होगा, ये प्रियम्बल में नहीं लिखा हुआ है। ये चीज़ें किस में लिखी हुई है, फंडामेंटल राइट्स में, कि चलो ठीक है, हमारा जो आर्टिकल नंबर 10 है वो ये बोलता है कि तुम इक्वालिटी दो, अगर इक्वालिटी नहीं दोगे तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे अंदर, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी एसेंशियल्स टू वन लाइफ। अब फंडामेंटल जो लॉ हैं उनका इफेक्ट क्यों पड़ता है, देखो फंडामेंटल लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब मेन गोल क्या है इसका, पॉलिटिकल इक्वालिटी देना। मतलब जो पॉलिटिक्स है, ये जो सत्ता होती है ना, लाइक गवर्नमेंट बनना, ये सब, इन सब में के बीच लोगों को इक्वालिटी देना, सामान्य अधिकार देना। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं उनका मेन गोल क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी देना, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमको पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं। उनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी इंसान के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमको फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत होती है। दूसरा, उसको क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि अगर किसी इंसान को उसकी पूरी डिग्निटी, उसके पूरे सम्मान के साथ जीना है तो उसको फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6, लेकिन हमारे पास पहले कितने फंडामेंटल राइट थे, 7। हमारा सेवेंथ फंडामेंटल राइट था राइट टू द प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको डिलीट कर दिया गया है और उसको कौन से अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट के थ्रू डिलीट किया गया है 19F एंड 31 आर्टिकल को, और उसमें अब किस में लाया गया है, आर्टिकल नंबर 300 में उसको इंक्लूड किया गया है। तो अब कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। अब देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम सस्पेंड भी कर सकते हैं। मतलब अगर देश की गवर्नमेंट, सरकार चाहे तो उसको सस्पेंड कर सकती है। कब कर सकती है, इमरजेंसी के टाइम पे। जब इमरजेंसी आती है तो आर्टिकल 19 जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो और फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो गवर्नमेंट है, उनको जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल हमारे पास ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, वो है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने पढ़ा कि 7 थे, अब कितने हैं, 6 बच गए हैं। और जो 7th था वो हमने किस में इंक्लूड कर लिया है, आर्टिकल नंबर 300 में। तो जो 6th हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। सिर्फ हम इसमें फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे, बाकी 4 हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या आर्टिकल है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है, इससे क्या पता चलता है हमको कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी का जो बेसिक साइन है कि हाँ हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, वो किससे पता चलता है, राइट टू इक्वालिटी से।
क्यों? ये क्या बताता है? सबको समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी प्रदेश से हो और किसी भी क्षेत्र से हो, उसको क्या देती है? इक्वालिटी दी जाती है। ठीक है। आर्टिकल 14, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो हमारा ये है क्या नाम है इनका, फंडामेंटल राइट्स, ये 12 से स्टार्ट होके 35 आर्टिकल तक चलता है और ये थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। और 36 से क्या आता है? हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो पॉलिसी है, DSCP, उससे वो स्टार्ट होती है। ठीक है। तो 12 से कहाँ तक है? 35 आर्टिकल तक है। और कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है? थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो पहला हमको ये पढ़ना था, पहला इसमें ये लिखा हुआ है कि चाहे पर्सन कोई भी स्टेटस का हो, अमीर हो, गरीब हो, PM हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर वो पुअर, मतलब सबसे गरीब आदमी हो किसी भी देश का, ठीक है, अपने देश का, तो हम उसको क्या देंगे? लॉ के बिफोर क्या देंगे? इक्वालिटी। मतलब अगर एक कोई केस चलता है और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पता चल जाता है कि इन्होंने मर्डर किया है, तो उनके लिए भी लॉ वही है जो उस गरीब आदमी के लिए लॉ होगा। ठीक है। जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है? दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ शुड बी गिवन। मतलब सबको इक्वल लॉज देना है, किसी ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहना चाहिए जिसको तुमने इक्वल लॉ ना दिया हो, इक्वालिटी से ना देखा हो। ठीक है। सेम मैनर में सबको, नो पर्सन इज़ अबव लॉ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए, मतलब जैसे मान लो एक स्टेटमेंट निकलती है, एक कानून निकलता है कि सबको ही क्या करना है? सबको नेल्स काट के निकलना है। ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में एक लॉ निकल गया, हमारे स्कूल ने एक डिसिप्लिन निकाल दिया कि सबको ना, सबके जो नेल्स हैं वो कट होने चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो सबके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई है जो प्रिंसिपल का बेटा है, या कोई है जो किसी मैम की बेटी है, तो उसके लिए लिबर्टी है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही क्या होता है देश में, क्या होता है, अगर कोई कानून निकला है तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कानून से ऊपर हो कि नहीं मैं तो मर्डर करके घूम सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कानून से ऊपर हूँ। ऐसा नहीं होता। ठीक है। every citizen is subjected to the same law and same treatment। हर इंसान के लिए कानून एक ही है। ऐसा नहीं है कि मंदिर के लिए अलग कानून, मस्जिद के लिए अलग कानून। ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए कानून क्या है? एक है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर वो कानून के अगेंस्ट जाते हैं तो दोनों के लिए जो वो है, क्या कहते हैं, उनकी पनिशमेंट वो भी क्या है? सेम ही होगी। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। कोई भी इंसान क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जेल में हूँ लेकिन मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, कि मैंने मर्डर किया है पर मैं घूमूँ, ऐसा कोई भी लीगल नहीं कर सकता है। ठीक है। किसी भी ग्राउंड में, चाहे वो जो भी बोले कि मैं ऐसा हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, चाहे वो जो करके आया हो, पर अगर उसने क्राइम किया है तो उसको कोई भी लीगली ऐसा प्रॉमिस नहीं है कि तुम घूम सकते हो या तुम कहीं जा सकते हो। ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, ऑफिशियल हो गवर्नमेंट का, या कोई सिटीज़न हो, सब कोई क्या है? इक्वल है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि नो सिटीज़न कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ हर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। तो ये आर्टिकल 15 क्या कहता है? सब बराबर हैं, चाहे तुम जो हो, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो। ये और क्या कहता है कि एवरी सिटीजन शुड हैव द इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे कुआं खुदा हुआ है, तो जिनको लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, जिनको दलित्स कहते हैं, वो वहाँ पे जाके पानी नहीं निकाल सकते थे, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, उनको छूना अलाउ नहीं था। इवन आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि जब कोई भी ऐसा इंसान जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है वो मार्केट में आता था तो उनको स्टिक से मारा जाता था, और ऐसा अनाउंसमेंट जैसा हो जाता था कि कोई इसको छुए ना, तो लोग बचते थे कि कहीं उससे छू ना जाएं, कहीं उससे टकरा ना जाएं। ठीक है। तो अब क्या किया गया? उसको एबॉलिश किया गया है। कोई भी इंसान किसी भी पब्लिक प्लेस, रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग मॉल्स हो, कहीं पे भी हो, वो जा सकता है। ठीक है। इवन जो भी वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड, प्लेग्राउंड, जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पब्लिक है वो इकट्ठा होती है, वहाँ पे भी हर कोई जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई भी स्टेट अगर ऐसी पॉलिसी निकालता है कि ठीक है, हमको जो है पुलिस की रिक्वायरमेंट है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये देखेंगे कि वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन कैसी है, कॉज एक एग्जैक्ट क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है टू बी व्हाट यू वांटेड टू बी, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी क्राइटेरिया से बिलोंग करता है, तो उसको तुम रोक नहीं सकते कि नहीं तुम अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। वो क्या कहता है? आर्टिकल 17 जो है वो स्पेशली बात करता है अनटचेबिलिटी की। मतलब आर्टिकल 15 क्या कह रहा था कि प्लेग्राउंड में जाओ, आर्टिकल 17 क्या कह रहा था? तुम प्लेग्राउंड में जाओ और खेलो भी, क्योंकि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो हम FD के बारे में पढ़ने वाले हैं, FR के बारे में, वो क्या है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम इज़ नॉन इंटरफेयरसिव। इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट क्या कहता है कि राइट टू फ्रीडम क्या कहता है कि अगर तुम्हारा जो मैटर है वो तुम्हारा इंडिविजुअल मैटर है, जैसे मेरा मन है मैं घूमूँ, मेरा मन है मैं कुछ भी पहनूँ, मेरा मन है मैं कहीं पे भी जाऊँ, तो इसमें क्या है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई दूसरा इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब मैं क्या पहनती हूँ उसमें कोई दूसरा इंसान या मुझे गवर्नमेंट आके नहीं बता सकती कि नहीं तुम सूट नहीं पहनोगी, तुम जीन्स पहनोगी, या तुम जीन्स नहीं पहनोगी, तुम सूट पहनोगी, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं हो सकता, ठीक है। ये सेक्शन 19 के अंडर डिफरेंट जो सेक्शन आर्टिकल 19 है वो हमको अलग अलग चीज़ें बताता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या एक्सप्रेशन करना चाहती हूँ, उसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता। असेंबली पीसफुल मैनर, अगर मैं और मेरे दोस्त सब लोग मिलके कहीं मिलते हैं एक सेक्शन एक पार्ट में, सॉरी, और पीसफुल मैनर में मिलते हैं, हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई हमको रोक नहीं सकता। कोई भी एसोसिएशन बनाने में या कोई भी यूनियन बनाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। फ्रीली मूव करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। किसी भी पार्ट भारत के किसी भी पार्ट में मैं जाके रहूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कहीं पे भी ज़मीन खरीदूँ, जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स प्राप्त थे, अब वो भी नहीं रहे, तो अब मैं जम्मू कश्मीर में भी घर बना सकती हूँ, ठीक है। कोई भी काम करना, कोई भी जो भी मुझे लगता है मैं फ्यूचर में ये जॉब करना चाहती हूँ, वो कोई भी जॉब करना, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम सोचो इमरजेंसी के टाइम पे ये क्यों रुक जाता है? इमरजेंसी के टाइम पे हम यूनियन नहीं बना सकते बिना गवर्नमेंट की पोजीशन के, बिना गवर्नमेंट की उसके सजेशंस के हम असेंबली नहीं बना के खड़े हो सकते। बिज़नेस और ट्रेड्स में भी बहुत ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ हमको नहीं दे सकते हैं। वो गवर्नमेंट जो हमको न्यूज़ हेडलाइंस देगी सिर्फ हम वही न्यूज़ दे सकते हैं, हम हर तरीके की बात नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो आर्टिकल 19 है वो अपने आप एबॉलिश हो जाता है, किसके टाइम पे? इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। अपॉन द सिटीजन इन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कभी कभी क्या होता है कि अगर लार्जर जो सोसाइटी का लार्जर ग्रुप है वो उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और तुम उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जा सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये चीज़ भी याद रखना। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, डजंट मीन कि तुम कुछ भी बोल सकते हो। तुम्हारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब अपना बहुत पहले शायद मैंने फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में बताया होगा, या तो फिर 6th क्लास की जब पॉलिटी पढ़ रहे थे तब बताया होगा कि हमारे यहाँ लिबर्टी तो है, पर हमारे यहाँ जो लिबर्टी है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक हद तक एक सीमा बनाई गई है, तो सिर्फ वहीं तक हमको रिस्ट्रिक्शन है। जैसे मैं अपने घर में बिना किसी को हर्ट किए खुद के साथ कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, उससे किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अपने घर में हूँ, मैं कैसे भी घूमूँ, कुछ भी कहूँ, कुछ भी चिल्लाऊँ अपने रूम में बैठ के अकेले, तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। पर अगर मैं बाज़ार में जाके किसी को गाली दूं तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो फंडामेंटल के अगेंस्ट कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, ठीक है। आप पब्लिक में जाके ऐसी कोई स्पीच नहीं दे सकते। जैसे आपको एक फ्रीडम दी गई है टू स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है, स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी गई है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसमें गवर्नमेंट में न्यूसेंस हो या डिसऑर्डर हो, ठीक है। आपको फ्रीडम दी गई है टू द फ्रीडम
ऑफ वन शुड नॉट वायलेट द अदर फ्रीडम्स राइट। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि आप खुद कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिससे दूसरे के फंडामेंटल राइट्स में क्या आए, प्रॉब्लम आए। ऐसा तो नॉर्मली देखो, आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे क्या हो, दूसरे को इम्पैक्ट हो। आप सिर्फ वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप भी खुश रहें और दूसरों को भी कोई इम्पैक्ट ना हो। फ्रीडम इज़ नॉट अनलिमिटेड राइट, इट टू डू वॉट यू वॉन्ट्स टू। इसका मतलब क्या है, जो फ्रीडम हमको दी गई है वो ऐसी नहीं है कि तुमको जो करना हो करो, वो एक लिमिट तक दी गई है, जो पहले भी बात की हम लोगों ने। Government can impose certainable reasonable restriction in the larger interest of the society। मतलब अगर एक बहुत बड़ी लार्जर कम्युनिटी है, उसका एक कोई बिलीव है, जैसे मान लो कि एक हिंदुओं का मंदिर है, तुम वहाँ पे जाके चिल्लाने लगो कुछ ऐसा जो हिंदुओं का अगेंस्ट हो, ठीक है, कि तुम एक पर्टिकुलर भगवान की के बारे में कुछ गलत बोलो, तो क्या होगा, एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएगी। इस टाइप में आपके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट को यूज़, मतलब आपके उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है उसके बेसिस में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब इन सब को किसने बोला है कि ऐसा कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, कौन किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, उन्होंने आर्टिकल नंबर 21 में बोला है, नो सिटीजन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अ डेथ सेंटेंस। मतलब किसी भी इंसान को मारा नहीं जा सकता जब तक कि कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा ना दी हो। मतलब सिर्फ कोर्ट के पास ये पावर है कि तुम किसी को मार सकते हो, उसके अलावा किसी को कोई पावर नहीं है कि तुम किसी इंसान को मारो। ठीक है, कोई भी पर्सन अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर उसके पास कोई प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कहते हैं ना कि वारंट दिखाओ मेरा तभी तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। बिकॉज अगर तुम्हारे पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई तुम्हारे पास लीगल अकाउंट नहीं है मुझे गिरफ्तार करने का, तो तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पुलिस ऑफिसर को बहुत सारे, मतलब जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें करता है जो उसको करनी चाहिए। ये सब उसको किसने बताई है, सुप्रीम कोर्ट ने। पहला क्या बताया है, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाए तो उसको पुलिस वाले को जो ड्यूटी है वो क्या है, वो जिसको अरेस्ट कर रहा है उसको वो बताए कि वो क्यों अरेस्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट कौन कौन से चार्जेस हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं पुलिस वाला हूँ, मैं किसी को अरेस्ट करने जा रही हूँ, तो मैं उसको अरेस्ट करूँगी, मैं उसको बताऊँगी कि मैं उसको क्यों अरेस्ट कर रही हूँ और उसके अगेंस्ट कौन कौन से चार्जेस हैं। फिर जिसको मैंने पकड़ा है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे किसी कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को लाइक कभी कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किसी को पुलिस वाले ने पकड़ा और उसको 3-4 दिन से जेल में रखा हुआ है। ठीक है, ये गलत होता है। जिसको भी हमने पकड़ा है उसको 24 घंटे के अंदर हमको कोर्ट में पेशी करवानी होती है। तीसरा क्या है, जिस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है उसके पास टोटल फ्रीडम है कि वो किसी भी लॉयर के पास जाके, मतलब अपने मन चाहे लॉयर के पास जाए और उसको केस लड़ने के लिए बोल सकता है। ठीक है, उसकी चॉइस है वो कि वो किसको बोलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लिव लाइफ लव लाइफ। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बाकी 4 फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।